सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो से हम चालू करने वाले हैं सी प्लस प्लस इन ऊप्स की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज, जिसमें हम बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही ज्यादा और काफी ज्यादा अच्छे से सी प्लस प्लस इन ऊप्स के कंसेप्ट समझाने वाले हैं। तो ये सी प्लस प्लस इन ऊप्स की पहली वीडियो है, पार्ट 1 है। इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं उससे देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक मैं आपको केवल बोर्ड पे पढ़ाता था, पर आज इस वीडियो में हमने कुछ नई चीज ट्राई करी है। बोर्ड पे पढ़ाने के बाद मैं आपको जो भी ये कोड है वो मैं आपको लिख के बताऊंगा। हम लैपटॉप पे चलेंगे, मैं आपको लिख के बताऊंगा और इसमें चेंजेस करके बताऊंगा कि अगर ये होता है तो क्या होगा, वो होता है तो क्या होगा, मतलब बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो ये नया इनिशिएटिव लिया है हमने। तो इस वीडियो में ऊप्स पार्ट 1 इन सी प्लस प्लस की वीडियो हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ऊप्स क्या होता है और ऊप्स के फोर पिलर्स क्या होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। तो गाइस इसमें ना हम केवल केवल इनकी डेफिनेशन देखने वाले हैं, क्योंकि इनको आगे हम ब्रीफ में, डिटेल में, काफी ज्यादा गहराई में आगे वाले पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। और ज्यादा पार्ट्स नहीं होने वाले हैं, 7-8 पार्ट में ये पूरी ऊप्स इन सी प्लस प्लस खत्म हो जाएगी और आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम कोड करके भी दिखाएंगे। इनहेरिटेंस के ऊपर तो बेसिकली एक चैप्टर है पूरा। ठीक है, क्योंकि इनहेरिटेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब सी लैंग्वेज थी तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का फीचर क्यों देना पड़ा। डेटा मेंबर क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड होते क्या है, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास कैसे करते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले चलते हैं हम ऊप्स। ऊप्स क्या होता है, तो सारी बात छोड़ते हैं। सबसे पहले ना ऊप्स में ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बच्चों को ऊप्स में ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देने वाला हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप ये वाला एग्जांपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ऊप्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट को आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊप्स की बात कर लेते हैं। तो लेट सपोज कीजिए, एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि एक बार हम सी में कोड कर रहे होंगे, एक सी प्लस प्लस में कोड कर रहे होंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक बिल्डर हैं, ठीक है, और हम बहुत सारे घर बनाते हैं या फिर मेंशन बनाते हैं। हमारे पास तीन क्लाइंट आते हैं, शुभम, गौरव एंड राशिद। कौन कौन आते हैं, शुभम, गौरव एंड राशिद। तो ये मेरे पास 3 क्लाइंट आते हैं। अब ना इन तीनों क्लाइंट का ना अलग अलग डिमांड है। शुभम कहता है कि मुझे 4 फ्लोर का घर चाहिए और सेकंड फ्लोर पर किचन होनी चाहिए। गौरव कहता है कि मुझे 3rd फ्लोर का घर चाहिए, उसमें फर्स्ट फ्लोर पर किचन होनी चाहिए। राशिद कहता है कुछ भी, कि मुझे केवल राशिद अमीर है तो राशिद को पूरी एक मेंशन चाहिए। तो अब होगा क्या, आप सी प्रोग्रामिंग में, अगर आप सी प्रोग्रामिंग में इसका कोड लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे ही आपके पास आपका पहला क्लाइंट आया शुभम, तो आप ना शुभम से उसकी डिमांड्स पूछेंगे। शुभम कहेगा भाई मुझे 4 फ्लोर का घर चाहिए और सेकंड फ्लोर पर मुझे किचन चाहिए, तो आप बना के दे देंगे शुभम को, सी प्रोग्रामिंग में आप डायरेक्ट बना के दे देंगे। ठीक है गाइस, अब गौरव आया। ठीक है, अब शुभम तो जा चुका है ना, अब गौरव ने क्या कहा कि मुझे 3 फ्लोर का घर चाहिए और सेकंड फ्लोर पर किचन होनी चाहिए। शुभम ने कहा था 4 फ्लोर का और गौरव ने कहा था 3 फ्लोर का। तो कोई बात नहीं, हम वो भी बना लेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग में हम शुरुआत से जाएंगे और गौरव की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे, ऐसे ही हम राशिद की भी रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगे। पर सी प्लस प्लस में क्या है गाइस, सी प्लस प्लस में हमारे पास ऊप्स है। ऊप्स यानी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट है। अब गाइस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को बनाने का फायदा क्या है और क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को बनाने से हम ये वाली प्रॉब्लम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। गाइस अब होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। क्लास ना ब्लूप्रिंट होता है। अब जो ब्लूप्रिंट होता है ना वो वर्चुअल होता है, रियली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। जैसे ही हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे होते हैं, सबसे पहले जो आर्किटेक्चर होता है उसकी ड्राइंग बनाता है। तो वो जो ड्राइंग है वो उसका ब्लूप्रिंट होता है, मतलब कि वो उसका एक तरह से स्ट्रक्चर होता है। मतलब हम कह सकते हैं अपने केस में प्रोग्रामिंग में वो हमारे पास क्या है, क्लास है। वो ब्लूप्रिंट है, रियली में एग्जिस्ट नहीं करता, वो वर्चुअल है। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है,
ऑब्जेक्ट होता है रियली में जो एग्जिस्ट करता है, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जो हम अपने क्लाइंट्स को घर बना के देंगे, रियल घर बना के देंगे, वो होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट। जो हमने शुभम को घर बना के दिया या फिर जो हमने राशिद को मेंशन बना के दी, जो रियल में घर बना के दिया, वो होते हैं ऑब्जेक्ट। तो क्लास रियली में एग्जिस्ट नहीं करती, वो वर्चुअल होती है, ब्लूप्रिंट होती हैं, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रियली में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लास बना लेंगे। उस क्लास में हमने क्या कहेंगे, अब एक क्लास कैसे बनाते हैं वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम समझ रहे हैं कि ऊप्स क्या होती है। तो अब हम कहेंगे हम एक क्लास बना लेंगे, उस क्लास में हम उस क्लास का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या होगा कि उसमें 4 फ्लोर है और सेकंड फ्लोर पर किचन है। हमने केवल एक ब्लूप्रिंट बनाया अपने आप से, अभी हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं आया। फिर हमारे पास शुभम आता है, शुभम कहता है भाई मुझे 5 फ्लोर का घर चाहिए और 3rd फ्लोर पर किचन चाहिए। शुभम कहता है मुझे 5 फ्लोर का घर चाहिए और 3rd फ्लोर पे किचन चाहिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास अपनी क्लास तो पहले से ही बनी हुई है, हम क्या करेंगे, केवल उस क्लास में एक फ्लोर और ऐड कर देंगे, तो ये 4 फ्लोर का 5 फ्लोर हो जाएगा, और किचन ना सेकंड फ्लोर से शिफ्ट कर 3rd फ्लोर पर कर देंगे। अब हमें ये वाला काम तो नहीं करना पड़ा ना, ये वाला काम तो हमारे पास पहले से ही था, हमारे पास ब्लूप्रिंट तो पहले से था, हमने उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और चेंजेस कर शुभम को ऑब्जेक्ट बना के दे दिया उसका, यानी अपने क्लाइंट का घर बना के दे दिया। फिर गौरव आया, गौरव ने कहा भाई मुझे 3 फ्लोर का घर चाहिए और उसमें किचन होनी ही नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्लास तो पहले से ही बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, 4 फ्लोर में से 1 फ्लोर घटा देंगे, तो वो 3 फ्लोर हो जाएंगे, और किचन नीचे है तो किचन को हटा ही देंगे सेकंड फ्लोर पे से। तो गाइस अगर हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्लास को पहले से ही बना के रख लेते हैं, मतलब ब्लूप्रिंट को पहले से ही बना के रख लेते हैं, तो जब भी हमारे पास क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा ना, तो हम काफी ज्यादा आसानी से, काफी ज्यादा कम टाइम में, हमें दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। सी प्रोग्रामिंग में क्या होता था, क्लास तो होती नहीं थी हमारे पास, तो हमें क्या करना होता था, जैसे शुभम के पास शुभम को हमने घर बना के दिया, फिर शुरुआत से हमें गौरव को घर बना के देना पड़ता था। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास ऊप्स में और सी में। जो सी प्लस प्लस है वो ऊप्स की प्रिंसिपल पर काम करती है, और जो सी लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पर काम करती है। तो गाइज यही डिफरेंस होता है सी और सी प्लस प्लस में। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं, ऊप्स क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं, विद एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हो चुके हैं, सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या होता है वो हो चुका है, और ऊप्स क्या होता है वो हो चुका है। अब गाइज ऊप्स के ना कुछ फीचर होते हैं। अब गाइज क्या है, सी प्लस प्लस का ना एक योद्धा है, सी प्लस प्लस का योद्धा का है, एक ऊप्स है, और उसके शस्त्र क्या है, शस्त्र मतलब तीर कमान हो गया, अपना गदा हो गया, तलवार हो गया, वो उसके 4 शस्त्र है। 4 शस्त्र क्या है, यह कह सकते हैं 4 पिलर्स ऊप्स के क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब ये होते क्या हैं, अब गाइस सबसे पहले हम जान ले, इनकी हम बेसिक डेफिनेशन जानने वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनको एडवांस में हम बाद में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अब जो पॉलीमॉर्फिज्म है ना गाइस, पॉली प्लस मॉर्फिज्म, गाइस पॉलीमॉर्फिज्म ना इनसे बना है। अब पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, मतलब कि जब हम एक डेटा को या फिर एक मैसेज को एक से ज्यादा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसकी डेफिनेशन काफी ज्यादा आसान है, इसके नाम में ही छुपी है। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, मॉर्फिज्म का मतलब होता है कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैसेज या डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म की सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि हम एक डेटा को या फिर एक मैसेज को बहुत सारे फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जब एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेती है तो उसे कहते हैं हम इनहेरिटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक फादर क्लास है और एक हमारे पास सन क्लास है। अब गाइस फादर क्लास की ना कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि फादर क्लास की क्या है कि जो फादर क्लास है उसके पास 2 लेग्स हैं, 2 हैंड्स हैं। तो गाइस जो फादर क्लास की प्रॉपर्टीज हैं, अब हमें सन क्लास में वो प्रॉपर्टीज दोबारा डिफाइन करने की जरूरत थोड़ी ना है, हम क्या कहेंगे फादर क्लास ही वो प्रॉपर्टीज ले लेंगे, 2 लेग्स और 2 हैंड। सो हम इसे इधर कहेंगे कि सन क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ फादर क्लास, तो इसे हम कहते हैं अपना इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस को हम डीपली बाद में जानेंगे। अब गाइस जो इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है ना, ये दोनों ही डेटा हाइडिंग के काम आते हैं। और इनमें डिफरेंस क्या होता है गाइस, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन में आखिरकार
मेजर डिफरेंस क्या होता है? तो गाइज इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग अप ऑफ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। जैसे कि गाइज जब भी हम वॉइड मेन लिखते हैं, तो मतलब जो वॉइड मेन की बॉडी है वही तो हमारा मेन काम करती है, तो हम उसको एक रैप कर देते हैं, करली ब्रैसेस की मदद से रैप कर देते हैं। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग अप ऑफ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। और जो इनकैप्सुलेशन होता है ना, वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए काम में हम लेते हैं। इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पर्पस के काम में लेते हैं। अब सिक्योरिटी पर्पस के काम में कैसे ले सकते हैं कि सपोज करो एक हमने क्लास बनाई है अकाउंट नाम की। अब वो क्लास जो है, जो अकाउंट नाम की है, वो अकाउंट है मेरा, एक क्लास बनाई है अकाउंट नाम की और वो अकाउंट है मेरा लवेश। अब मैं नहीं चाहता कि वो उसकी डिटेल्स, उस क्लास की डिटेल्स कोई और देखे, तो हम उसमें इनकैप्सुलेशन लगा देंगे, उसमें सिक्योरिटी पर्पसेस लगा देंगे, सिक्योरिटी सॉरी, उसमें हम क्या करेंगे कि इनकैप्सुलेशन लगा देंगे। इनकैप्सुलेशन से जो क्लास है वो सिक्योर हो जाएगी और उसे सिक्योरिटी मिल जाएगी। इनकैप्सुलेशन को भी हम आगे वाले पार्ट्स में आगे देखने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। अब आते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी डेटा हाइडिंग के लिए काम में आता है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैंने आपको केवल इनकैप्सुलेशन की बेसिक डेफिनेशन बताई है। अब मैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन बताता हूं, वो भी एक एग्जांपल से बताता हूं। गाइस सपोज कीजिए आप एक कार चला रहे हो, तो जब भी आप कार चलाते हो तो आपको क्या चाहिए, एक स्टीयरिंग चाहिए, ब्रेक चाहिए, एक्सेलरेटर चाहिए, या फिर मतलब यही सब चीजों से मतलब है ना। आपको क्या उससे मतलब है कि कार के अंदर का मैकेनिज्म हो क्या रहा है, कार में इंजन कितना बड़ा है, या फिर उसके टायर की फ्रिक्शन कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब वो कार चल कैसे रही है आपको उससे मतलब नहीं है। आप वो कार चला कैसे रहे हैं, स्टीयरिंग से चला रहे हैं, ब्रेक से चला रहे हैं, आपको उससे मतलब है। तो गाइस जो भी हमारा क्लाइंट होता है ना, उसे जो जो चीजें चाहिए होती हैं केवल हम उसे वही चीजें देते हैं, और जो चीजें उसे नहीं चाहिए होती, जैसे कि मैंने आपको कार वाले एग्जांपल में बताया, उसे हम हाइड कर देते हैं। उसे हम हाइड कर देते हैं। जैसे हम उसे हाइड कर देंगे तो यूजर को काफी ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि यूजर को उससे मतलब है ही नहीं। वो तो हमारा काम था ना, कार बनाना तो हमारा काम है ना, हम इंजीनियर्स है, कार बनाना तो हमारा काम है। तो हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज करा। डेटा एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बनी कि यूजर को जो जो चाहिए ना वो उसे दे दो, वो उसे दिखाओ, बाकी जो बैकग्राउंड में काम चल रहा है जो उसे नहीं चाहिए उसे हाइड कर दो। तो हाइड वर्ड आ रहा है, तो इस वजह से ये डेटा हाइडिंग का काम है। तो अब गाइस इनमें डिफरेंस क्या है, इनकैप्सुलेशन भी डेटा हाइडिंग है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी डेटा हाइडिंग है। तो इनमें डिफरेंस ये है, जो इनकैप्सुलेशन होता है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए काम आता है, और जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के काम आता है। जैसे कि मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया। अब आप सोचो कि कार का हम इंजन ना कवर नहीं करते, वो खुला छोड़ते हैं, तो इससे क्या होगा, जो यूजर होगा वो भाई मतलब कार अच्छी भी नहीं लगेगी, और यूजर कहेगा कैसी कार दी है, इससे बड़े तो कार देते ही नहीं। तो यूजर की कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कर देते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के काम आता है हमारे पास डेटा एब्स्ट्रैक्शन। साफ सुथरा हमारा कोड दिखता है। तो ये था हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। आई होप आपको पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन आसानी से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि क्लास का सिंटैक्स क्या होता है और क्लास को लिखते कैसे हैं। अभी जो ये मैंने कोड लिख रखा है ना, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये तो इंट मेन है, ये तो आपको पता ही होगा। अब क्लास को डिक्लेयर करने के लिए या फिर क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, उसके लिए हमें कीवर्ड लिखना होता है क्लास। उसके बाद हमें लिखना होता है कि क्लास का नाम क्या है। नाम क्या है, ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। ये क्लास जो मैंने बनाई है वो कार नाम की बनाई है, तो इसका मैंने नाम दे दिया है कार। यहां पर इस क्लास की ओपनिंग है, यहां पर इस क्लास की क्लोजिंग है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्लोजिंग ऑफ क्लास। जो भी मुझे समझाना होगा मैं कमेंट डाल के लिख दूंगा। यहां पर हमारी क्लोजिंग ऑफ क्लास है और यहां से हमारा इंट मेन चालू हो रहा है। तो गाइस अब यह हमारी क्लास की ना अंदर की बॉडी है, ये हमारी क्लास की अंदर की बॉडी है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्लास यहां पर हमारी क्लोज नहीं हो रही है, जो क्लास है हमारी यहां पर क्लोज हो रही है। ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जो क्लास है हमारे पास यहां पर क्लोज हो रही है, तो आपको करना क्या होता है, जहां पर भी क्लास क्लोज हो रही है यहां पर आपको सेमीकोलन लगाना होता है। तो ये जनरल सिंटैक्स होता है कि क्लास कीवर्ड लिखेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, लवेश, शुभम, जैकब, कुछ भी लिख सकते हैं, और यहां पर आप सेमीकोलन लगाएंगे और इसको खत्म करेंगे। यहां पर क्लास की क्लोजिंग हो रही है। अब इसमें मैंने कुछ कुछ चीजें लिख रखी हैं, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, डेटा मेंबर क्या होते हैं और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। अब गाइस हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, डेटा मेंबर क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। अब देखो मेंबर फंक्शन में ना
क्या आ रहे हैं, फंक्शन आ रहे हैं। तो मेंबर फंक्शन केवल फंक्शन होते हैं। अब इनमें मेंबर क्यों लगाया है और डेटा मेंबर क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, जानते हैं। अब जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई डॉग नाम से। अब गाइस डॉग के ना कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे डॉग की कुछ ब्रीड होती है, डॉग के कुछ कलर होते हैं, ये क्या होते हैं, डॉग के फीचर्स होते हैं। जो डॉग के फीचर्स है ना, उन्हें हम कहते हैं डेटा मेंबर्स। जैसे कि डॉग का ब्रीड, तो हम यहां पर लिख देंगे स्ट्रिंग ब्रीड, या फिर स्ट्रिंग कलर। तो गाइज ये क्या है, डॉग के ना फीचर्स हैं। जो डॉग के फीचर्स होते हैं वो होते हैं डेटा मेंबर्स। यहां पर मैंने स्ट्रिंग लिए हैं क्योंकि डॉग की जो ब्रीड होती है, कलर होता है, ये आप स्ट्रिंग में ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप इंटीजर भी ले सकते हैं कि डॉग कौन से नंबर का है, ये कुछ बनानी, मतलब डॉग का बर्थडे डेट कब आता है, इंट बर्थडे डेट ऑफ डॉग। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग ले सकते हैं, कैरेक्टर ले सकते हैं, इंट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो जो फीचर्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास डेटा मेंबर। अब अपनी यहाँ पर क्लास में आ जाते हैं। इन दोनों लाइन का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि जो कार है उसमें क्या फीचर्स होता है, उसमें कुछ मिलेज होती है और उसका कुछ मॉडल का नाम होता है। उसकी मिलेज होती है माइलेज, सॉरी, जो उसकी माइलेज होती है वो हमारी इंट में होगी और जो उसका मॉडल नेम होगा वो हमारी स्ट्रिंग में होगी। तो जो ये दोनों चीज है, ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों चीज है डेटा मेंबर्स। गाइस ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों चीज है डेटा मेंबर्स। अब गाइस अगला सवाल हमारे पास आता है कि ये मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। अब गाइस जो ये डॉग है उसके कुछ बिहेवियर भी होता होगा, इसका कुछ प्रॉपर्टी भी होती होगी। जैसे डॉग बार्क करता है तो हम यहां पर एक फंक्शन बना देंगे। फंक्शन तो आपको पता ही होगा, डॉग बार्क। ठीक है, मतलब कि मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन क्लास की फंक्शन होते हैं जो कि उस क्लास के बिहेवियर को दर्शाते हैं। अब क्या होगा, यहां पर हमने ना कार नाम से एक फंक्शन बनाया है, उसमें कार नाम से एक क्लास बनाई है, उसमें एक फंक्शन है इनसाइड। अब जो इनसाइड फंक्शन है इन्हें क्लास का बिहेवियर है। अब ये क्लास का बिहेवियर कैसे डिफाइन करता है वो मैं आपको बताता हूं। तो आई होप आपको अब डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो पब्लिक लिखा है ना, ये पब्लिक है हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस कोड में मोटा मोटा चल क्या रहा है। तो गाइस जैसे कि यहां पर हमने एक फंक्शन बनाया है, ये मेंबर फंक्शन है। ये क्या है, एक मेंबर फंक्शन है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये क्या है, एक मेंबर फंक्शन है। ठीक है, अब देखो गाइस, जो कार क्लास है ना, उसके हम अंदर भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाहर भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने लिखा है ना, डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास। मतलब कि जो क्लास है उसके अंदर भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, जो क्लास है उसके बाहर भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अंदर फंक्शन को डिफाइन करने का सिंटैक्स तो बस यही है, सिंपल, जैसे हम फंक्शन करते हैं। पर अगर हम बाहर फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है वॉइड आउटसाइड, जैसे कि हमने यहां पर फंक्शन को डिफाइन करा, तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हमें उसे क्लास के अंदर डिक्लेयर करना होता है। क्लास के अंदर डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करने के लिए कुछ नहीं, उसका रिटर्न टाइप लिखो, उसका नाम लिखो, ब्रैकेट लगाओ और सेमीकोलन लिख दो, सेमीकोलन लगा दो, तो ये हमारा डिक्लेयर हो गया। फिर हम फंक्शन की बॉडी को बाहर डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। वो हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसका रिटर्न टाइप लिखो, क्लास का नाम लिखो, सिंटैक्स क्या है, क्लास का नाम लिखो, फिर स्कोप रेजोल्यूशन लिखो, 4 डॉट लगाओ, फिर लिखो फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, फिर ब्रैकेट्स लगाकर आप आसानी से लिख सकते हो इसकी बॉडी के अंदर क्या है। अब गाइस चाहे आप अपनी फंक्शन को अंदर डिफाइन करो क्लास के, या फिर अपनी फंक्शन को बाहर डिफाइन करो क्लास से, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। इसे हम कोड में भी काफी ज्यादा डिटेल में देखने वाले होंगे। तो गाइस अब मैंने आपको ये भी बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये पब्लिक फंक्शन का मतलब क्या है। पब्लिक क्या चीज है, पब्लिक फंक्शन नहीं है, पब्लिक क्या चीज है, क्योंकि जो ये पब्लिक है यही एक्सेस स्पेसिफायर होता है हमारे पास। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये तो हमने क्लास बनाई है। अब क्लास का हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट हम मेन फंक्शन में बनाते हैं जनरली। उसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंपल, क्लास का नाम और क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम और क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम। तो जो क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम है ना, वो वेरिएबल होता है, वो हम कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर मैंने लिया है C1। अब हम क्या करते हैं, ये होता है डॉट ऑपरेटर, यहां होता है डॉट ऑपरेटर। तो डॉट ऑपरेटर से ना हम
क्लास के डेटा मेंबर्स है ये दोनों, मतलब क्लास के फीचर्स की ना वैल्यू कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C1 मतलब जो C1 ऑब्जेक्ट है उसका जो मिलेज होगा वो होगा 60। तो जो C1 ऑब्जेक्ट है ना, जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो होता क्या है, मेमोरी में क्या होगा, जैसे कि एक C1 नाम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसमें ना दो फीचर आ जाएंगे, एक तो मिलेज आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारे पास मॉडल। एक आ जाएगा हमारे पास मिलेज, दूसरा आ जाएगा मॉडल। अब इसमें वैल्यू कुछ नहीं आई है। जब हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कराई ना कार C1, तो हमारी मेमोरी कुछ इस तरीके से दिखेगी कि हमारे पास एक डिब्बा आ गया, उसमें मेमोरी कितनी है, मतलब उसमें दो डिब्बे हैं, इंट, एक इंट का और एक स्ट्रिंग का। अब होगा क्या, डॉट ऑपरेटर से हम उसमें कुछ वैल्यू डालते हैं। तो C1 के डब्बे के पास गए, हम C1 के डब्बे के पास में गए और मिलेज के पास गए, उसमें डाल दिया 60। और C1 के डब्बे के पास गया और उसमें मॉडल नेम डाल दिया हमने नैनो। ठीक है गाइस, अब जब हम C1 डॉट इनसाइड और C1 डॉट आउटसाइड कराएंगे ना, तो ये दोनों का आउटपुट सेम ही होगा। क्यों, जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे आप इनसाइड फंक्शन डिक्लेयर करें और आउटसाइड फंक्शन डिक्लेयर करें, वो सेम होंगे। और मैंने इन दोनों को सेम बनाया है। तो जैसे ही हम C1 डॉट इनसाइड को कॉल कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या प्रिंट होगा, द आउटपुट ऑफ इनसाइड फंक्शन इज एंड लाइन छूट जाएगी, तो एज इट इज प्रिंट होगा, लाइन छूटेगी, द माइलेज इज माइलेज प्रिंट होगी, मॉडल इज मॉडल नेम प्रिंट होगा। तो माइलेज क्या है, अब हम किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम C1 ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि C1 डॉट इनसाइड ही कॉल कर रहा है ना। तो C1 की माइलेज क्या है, 60, तो यहाँ पर 60 प्रिंट हो जाएगी। उसका मॉडल नेम क्या है, नैनो, तो नैनो प्रिंट हो जाएगा। जब हम C1 डॉट आउटसाइड प्रिंट करा रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा, जैसे हम C1 डॉट आउटसाइड प्रिंट करा रहे हैं तो आउटसाइड फंक्शन के पास जाएगा, वो सबसे पहले वो यहाँ जाएगा, वो देखेगा कि भाई यहाँ पर ये पहले से डिक्लेयर है, फिर वो देखेगा कि कंपाइलर अपने आप ही समझ जाएगा कि इसने बाहर डिक्लेयर करा है, बाहर डिफाइन करा है, क्योंकि इसने डिक्लेयर क्लास के अंदर करा है। तो हमारा क्या प्रिंट होगा, द आउटपुट ऑफ आउटसाइड फंक्शन इज एंड अगली लाइन में आएगा, द माइलेज इज, माइलेज क्या होगी हमारे पास 60 होगी, क्योंकि C1 डॉट आउटसाइड करा है, C1 की माइलेज है 60 और यहाँ पर मॉडल नेम है हमारे पास नैनो, तो यहाँ पर नैनो, मतलब दोनों का आउटपुट हमारा क्या होगा, सेम होगा। और इसको ना वेरिएशन कर कर ना कोड में आपको बताया जाएगा बिल्कुल ही डिटेल में। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, वैसे हम ऑब्जेक्ट को और भी तरीकों से बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। तो गाइस, एक्सेस स्पेसिफायर कुछ नहीं होते हैं, तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक तो होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट और एक होता है प्रोटेक्टेड। गाइस, प्रोटेक्टेड ना इनहेरिटेंस में काम आता है, तो प्रोटेक्टेड को हम इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। पब्लिक और प्राइवेट के बारे में बता देता हूं। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर है, हमें कुछ नहीं करना होता है, एक्सेस स्पेसिफायर का नाम लिखना होता है और उसमें दो कॉलन लगाने होते हैं। जैसे हम एक्सेस स्पेसिफायर का नाम लिख देते हैं और उसमें दो कॉलन लगा देते हैं, तो उसके बाद का जितना भी मैटर होता है, मतलब कि कहां तक, यहां तक उसके बाद का जितना भी मैटर होता है वो पब्लिक हो जाता है। अब जो भी डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन पब्लिक होता है, इसमें तो सब पब्लिक है, तो जो भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन जो हमारे पब्लिक होते हैं उन्हें हम क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, पर जो प्राइवेट होते हैं उन्हें हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। बस यही डिफरेंस था प्राइवेट और पब्लिक में, इसे हम कोड में डिटेल में देखेंगे। और अगर हम देखो, यहां पर तो मैंने पब्लिक लिखा है, यहां पर मैं प्राइवेट कर देता हूं ना, तो होगा क्या, केवल ये दोनों पब्लिक होंगे और ये दोनों, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन क्या होगा, प्राइवेट होगा, मतलब इसे हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइस, और अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूं ना, कुछ नहीं लिखता हूं, यहां पर कुछ भी नहीं लिखता हूं, तो बाय डिफॉल्ट ना क्लास में क्या होते हैं, मेंबर, जो क्लास में होते हैं वो मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर्स वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। क्लास में बाय डिफॉल्ट जो डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब गाइस, इससे हमारा ना एक और क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया है कि क्लास और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है गाइस। तो क्लास और स्ट्रक्चर में बहुत ही साधारण सा डिफरेंस होता है। आपको कुछ नहीं करना, बस क्लास कीवर्ड को हटाकर स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना है, तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और बस एक ही डिफरेंस होता है कि बाय डिफॉल्ट जो क्लास के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं पब्लिक। तो इस वजह से पहले हमारे पास स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ था
और बाद में क्लास इंट्रोड्यूस हुई। क्लास क्यों इंट्रोड्यूस हुई? क्योंकि उसके बाय डिफॉल्ट मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर प्राइवेट होते हैं, तो ये सिक्योरिटी पर्पसेस सिक्योरिटी को ना काफी ज्यादा अपग्रेड करती है। तो ये था हमारे पास क्लास। अब गाइस वैसे हम स्ट्रक्चर को काफी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब C++ में क्या होता है, जैसे हम अब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया, पर अगर हमें स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना है, क्लास का नाम लिखना है और एक वेरिएबल लिखना है। जो ये वेरिएबल है यही ऑब्जेक्ट का नाम होगा। अब गाइस एक मैंने आपको बताया डॉट ऑपरेटर से ना हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या तो आप डॉट ऑपरेटर से वैल्यू असाइन कर दो या फिर आप इक्वल लगाकर जितने इसके फीचर्स है ना उन्हें करली ब्रेसेस में डिफाइन कर दो। क्योंकि पहला इंट है तो 70, दूसरा स्ट्रिंग है तो यो, तो जो हमारा कार का डिब्बा बनेगा ना उसमें जो मिला जो उसमें 70 आ जाएगा और इसमें यू आ जाएगा। तो ये दो तरीके हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। फीचर्स जो क्लास के फीचर्स होते हैं ना उनको असाइन करने के लिए या तो डॉट ऑपरेटर से कर लो या फिर इससे कर लो। ये वाली चीज क्लास में चल जाएगी, ये वाली चीज स्ट्रक्चर में चल जाएगी, दोनों में चल जाएगी। मैंने अलग अलग तरीके से आपको बता दिया है। अब C++ में क्या होता है, आप ये स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाएं या फिर ना लगाएं ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। पर सी में क्या होता है, आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना ही होता है और C++ में स्ट्रक्ट कीवर्ड ऑप्शनल है। तो गाइस आई होप आपको अपना काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास रह गया है, बाकी सारी चीजें तो हमने कवर कर ली हैं। जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास रह गया है उसे हम कोड में देखेंगे डिटेल में। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, जैसे कि आपको पता लग रहा है कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ना एक एरे बनाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, उसे हम कोड में देखेंगे और इस पूरे कोड को हम कोड में देखने वाले हैं। तो अब सीधा चलते हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो गाइज अब हम इन सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन कोड के थ्रू सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर को और किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाई थी जिसका नाम था कार, और हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया था C1 जिसको हमने इनिशियलाइज किया था विद द वैल्यू 70 एंड नैनो। तो अब हमें अगर हमें किसी स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसका एक मेथड ये होता है कि जहाँ पे स्ट्रक्चर एंड हो रहा है वहाँ पे सेमीकोलन से पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है C1। अगर हम ऐसे करते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि हम इधर ही स्ट्रक्चर कार C1 लिख के इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोग स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं जैसा कि हमें पता है कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं इन द मेन फंक्शन, तो हम इनके मेंबर्स की जो वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने के बजाय डायरेक्ट भी दे सकते हैं। वो हम ऐसे देंगे कि हम लिखेंगे C1 विच इज़ द स्ट्रक्चर नेम, वो सॉरी ऑब्जेक्ट्स नेम, एंड हम लिखेंगे C1 डॉट माइलेज इक्वल टू लेट्स से 70, एंड हम लिखेंगे C1 डॉट मॉडल नेम विच इज़ लेट्स से नैनो। तो यदि हम ऑब्जेक्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर के एंड में ग्लोबली, और हम इनके मेंबर्स को इस तरह से एक्सेस करते हैं, और अब हम जब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करवाएंगे तो भी सेम ही आउटपुट आएगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम रन कराते हैं तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट सेम आ रहा है, द माइलेज इज 70 एंड द मॉडल इज नैनो। तो हम इस अप्रोच के थ्रू भी हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। हमें मिल गई यहाँ पे मेथड नंबर टू टू डिफाइन अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, और हम ये भी हमारे पास मेथड नंबर 2 है टू इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, टू इनिशियलाइज द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। और गाइज अब हम बात करते हैं क्लास के बारे में। तो जैसा आपको पता है क्लास और स्ट्रक्चर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, बस क्लास में हम लोग विजिबिलिटी मोड पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर जो होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे मेंबर्स पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं इन द मेन फंक्शन। तो अब हम क्लास में बात करेंगे कि ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का मीनिंग आखिर होता क्या है। बेसिकली गाइज जो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड है वो बेसिकली हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर हमें ये बताते हैं कि ये जो भी हमारे डेटा मेंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इंट माइलेज और स्ट्रिंग मॉडल नेम है, ये मेंबर्स हम मेन फंक्शन में किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है मेन फंक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है पब्लिक, तो अब ये जो इंट माइलेज और स्ट्रिंग मॉडल नेम है इसको हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे मेन में एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि हमने कर रखा है।
हमने लिखा है C1 डॉट माइलेज इक्वल टू 60 एंड C1 डॉट मॉडल नेम इक्वल टू नैनो। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं क्लास के अंदर। यदि हम लिखते इसको हम प्राइवेट कर देते, इन चीज़ों को प्राइवेट कर देते और ये जो फंक्शंस हैं इनको हम पब्लिक ही रहने देते। अगर हम अब इस कोड को रन कराते तो हमारा कंपाइलर एरर बताता कि ये माइलेज और मॉडल नेम प्राइवेट फंक्शंस हैं, तो हम इन्हें डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। अब मैं आपको इसको रन करा के बता देता हूँ कि कंपाइलर हमें क्या एरर बताने वाला है। तो जैसा कि अभी यहाँ पे आउटपुट आएगा और आप देख सकते हैं इन लोगों ने लिख रखा है इंट कार माइलेज इज प्राइवेट, एंड इसका ये मतलब है कि ये मेंबर्स प्राइवेट हैं, तो हम इसे मेन फंक्शन में डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, पर हम इन्हें क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जिससे जो हमें बताते हैं कि मेन फंक्शन में वो एक्सेसिबल किस तरह से होंगे। ये हमारे 3 तरह के होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप होता है इनका पब्लिक, जिसका ये मतलब है कि वो डेटा मेंबर्स क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी इजीली ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड होता है प्राइवेट, जिसका ये मतलब होता है कि ये जो मेंबर्स हैं ये सिर्फ क्लास के अंदर और क्लास के मेंबर फंक्शंस के द्वारा ही एक्सेस हो सकते हैं, क्लास के बाहर इन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। थर्ड हमारा जो होता है वो होता है प्रोटेक्टेड, जिसका ये मतलब है कि ये जो डेटा मेंबर्स हैं ये आउटसाइड द क्लास मेन फंक्शन में हम एक्सेस नहीं कर सकते, पर यदि हम इस क्लास कार की कोई चाइल्ड क्लास बनाते हैं और इस क्लास को उसके अंदर इनहेरिट कराते हैं तो हम ये सारी चीज़ें उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब इनहेरिट हम कैसे कराते हैं और इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। सो गाइज अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं विच इज़ नोन एज एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका ये मतलब है कि हम जैसे एक एरे बनाते हैं तो हम बेसिकली लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं इंट ARR 7, जहाँ पे 7 इसकी साइज होती है। तो इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि हमने एक एरे बनाया जिसका नाम है ARR और उसका डेटा टाइप है इंट, मतलब वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा और वो जो मैक्सिमम साइज है वो 7 ले सकता है। तो अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से मतलब है कि इधर एक एरे है जिसका हर एलिमेंट ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, मतलब कि हम अगर किसी कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टाइप। तो गाइज अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यही एक कार के नाम से क्लास बना रखी है जिसके अंदर हमने वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो हमने पहले यूज़ करी थी, इंट माइलेज और मॉडल नेम, एंड हमने एक फंक्शन बनाया प्रिंट डेटा जो कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस चीज़ों को प्रिंट करता है। तो अब हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट देखिए किस तरह से बनाया है, हमने लिखा है कार C14। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को अगर डिस्क्राइब करते हैं तो इसमें कार है हमारे पास, क्लास नेम जिसका हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाना है। सेकेंडली C1 है हमारे पास ऑब्जेक्ट नेम जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है या कि जो हमारा एरे है, ऑब्जेक्ट स्लैश एरे नेम, जिसके अंदर हमारे इस तरह के ऑब्जेक्ट्स कंटेन होंगे। एंड 4 है उस एरे की मैक्सिमम साइज, जितना वो कंटेन कर सकता है। तो बेसिकली एक एरे बन गया है जिसकी साइज है 4, माने कि ये 4 ऑब्जेक्ट्स कार टाइप के कंटेन कर सकता है। अब हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाया है, जैसे कि हम एरे के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कराते हैं वैसे हमने एक फॉर लूप चलाया है जो कि 4 टाइम्स चलेगा। उसके अंदर हमने एक वैल्यू x और एक स्ट्रिंग str जो कि हमने ऊपर डिफाइन करे थे उनको इनपुट लिया है और इस एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने उसको इंसर्ट करवाया है। फॉर एग्जांपल हमें एरे के फर्स्ट पोजीशन पे इसको इंसर्ट कराना है यानी कि 0th इंडेक्स पे, तो हमने लिखा है C1 ऑफ i, मतलब C1 हमारा एरे नेम है और i यानी कि उसकी पोजीशन डॉट माइलेज मतलब उस ऑब्जेक्ट के मेंबर माइलेज के अंदर हमें वैल्यू को इंसर्ट कराना है विच इज़ x, एंड C1 डॉट मॉडल नेम मतलब कि उस एरे के एलिमेंट जो कि एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर का एक मेंबर है मॉडल नेम जिसके अंदर हमें इस स्ट्रिंग को इंसर्ट कराना है जो कि हमने यहाँ पे इनपुट में ले रखी है। एंड देन हमें अगर डिस्प्ले कराना है तो हमने वैसे ही एक 4 बार एक लूप को चलाया है और उसके अंदर हमने लिखा है C1 ऑफ i जो कि है हमारा एक एरे का एलिमेंट ith पोजीशन पे जो है, जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा कार टाइप का, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर का
उस ऑब्जेक्ट के अंदर का एक मेंबर है मॉडल नेम, और माइलेज वैसे ही एक मेंबर फंक्शन है प्रिंट डेटा, जिसको हमने कॉल करा है, जो कि हमारा डेटा प्रिंट करेगा उसके अंदर। सो गाइज अब हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, विच इज़ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक एरे बनाते हैं, इंटीजर एरे, लेट सपोज हम लिखते हैं इंट ARR ब्रैकेट 4। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक एरे है जिसका नाम है ARR, जिसकी मैक्सिमम साइज है 4, और जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को कंटेन करेगा। तो हम इसे बोलते हैं एन एरे ऑफ इंटीजर्स। सो बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी हम इस स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं कि ये एक एरे है इंटीजर्स को जो कंटेन करता है। ऐसे ही एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब है एक एरे जो कि ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है, मतलब जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्लास के, जिसमें क्लास सेम होनी चाहिए उनकी। अब हम देखते हैं कि जैसे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो इनिशियलाइज करने का ये सिंटैक्स होता है जिसमें हमने बेसिकली लिखा है कि हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है कार, और उसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि है C1। तो हमने ये लिखा है कि कार C1 4, जिसका ये मतलब है कि कार तो यहाँ पे हो गया क्लास नेम हमारे लिए, C1 हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट स्लैश एरे नेम जो कि इस एरे का नेम है, और 4 इसकी मैक्सिमम साइज है। तो बेसिकली ये एक हमारे पास एरे बन गया है। एरे इज फॉर्म्ड विच कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 4 एलिमेंट्स। तो गाइस यहाँ पे हमने एक एरे को बना लिया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को। अब जैसे कि हम एरे में वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के लिए एक फॉर लूप चलाते हैं जो कि एरे की मैक्सिमम साइज तक चलता है। तो यहाँ पे हमने एक फॉर लूप चलाया है जो कि 4 टाइम्स चल रहा है, जो कि एरे की मैक्सिमम साइज है। इसके अंदर बेसिकली हमें करना क्या है कि माइलेज और स्ट्रिंग मॉडल नेम के अंदर हमें वैल्यूज को इंसर्ट कराना है। तो हमने 2 वेरिएबल्स बना लिए, एक है x नाम से और दूसरा वेरिएबल है str के नाम से, जो कि एक स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले हमने x को इनपुट ले लिया और स्ट्रिंग को इनपुट ले लिया यूजिंग दिस सी स्टेटमेंट्स। देन हमने लिखा है C1 I डॉट माइलेज इक्वल टू x। अब हम इस लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इस लाइन का मतलब है कि C1 जो कि हमारा एरे का नाम है, C1 ऑफ I मतलब कि एरे का ith इंडेक्स। इससे हमें पता चलेगा कि एरे का फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, और I की वैल्यू हर बार लूप में इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो इस तरह से हम एरे के पहले एलिमेंट पे पहुंच गए जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा। अब हमें उस ऑब्जेक्ट का C1 ऑफ I का हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करानी है माइलेज वैल्यूज एंड मॉडल नेम वैल्यूज। तो अब हम करेंगे क्या गाइस, इसमें हमने लिखा है C1 ऑफ I, जिससे कि हमने इस एलिमेंट को तो एक्सेस कर लिया, डॉट माइलेज मतलब कि C1 ऑफ I एक ऑब्जेक्ट हो गया जो कि एरे का एक एलिमेंट है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर का एक डेटा मेंबर को हमें वैल्यू को बदलना है जो कि होगा एक माइलेज। तो हमने लिखा है C1 I डॉट माइलेज, जिसकी वैल्यू को हमने इक्वल टू कर दिया है x के। तो C1 I डॉट माइलेज बराबर x लिख दिया है, तो इसमें x असाइन हो गया है। सिमिलरली हमने लिखा C1 I डॉट मॉडल नेम बराबर str, जो कि हमने यहाँ पे इनपुट ली थी। तो इससे हमारी स्ट्रिंग भी उसके अंदर इनिशियलाइज हो गई है। अब सिमिलरली ये लूप बार बार चलेगा I की 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यूज के लिए, और पूरे एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के अंदर वैल्यूज इस तरह से यूजर के द्वारा इनिशियलाइज हो जाएगी। अब हमारे पास वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई है। अब हमें लूप चलाना है फॉर प्रिंटिंग, जिसमें हम इन सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। तो हमने इसके लिए भी सिमिलरली 4 टाइम्स लूप चलाया है, एंड हमने लिखा है C1 ऑफ I, जो कि हमें बताएगा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सॉरी मेंबर ऑफ एन एरे। ये होगा मेंबर या ये इंडेक्स ऑफ एन एरे को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके अंदर हमने लिखा है C1I डॉट प्रिंट डेटा। प्रिंट डेटा यहाँ पे हमने एक पहले से फंक्शन बना रखा है जो कि माइलेज और मॉडल नेम को प्रिंट करता है। तो हमने इस इंडेक्स पे डॉट प्रिंट डेटा लिख के इस फंक्शन को हमने कॉल करा है 4 बार, जिसकी वजह से हमारा ये सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। तो गाइज अब हमने इसके अंदर इंसर्शन और प्रिंटिंग का कोड लिख लिया है। अब मैं आपको इस कोड को रन करा के दिखाऊंगा कि आउटपुट क्या आने वाला है।
तो बेसिकली हमने इसके अंदर इनपुट्स डाले हैं कुछ इस तरह से, जिसमें हमने पहला इनपुट लिया है 10 कॉमा स्विफ्ट, यानी कि 10 है माइलेज और स्विफ्ट है मॉडल नेम। सिमिलरली हमने लिखा है 20 कॉमा नैनो, 30 कॉमा ऑल्टो एंड 40 कॉमा BMW। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही तरह से आ रहा है, जिस तरह से एक एरे प्रिंट होती है जिसमें आ रहा है माइलेज इक्वल टू 10 एंड मॉडल नेम इक्वल टू स्विफ्ट, एंड इस तरह से हमारी 4 वैल्यूज आ रही हैं इसके अंदर, जो ये बताता है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो गाइस ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इसमें बेसिकली हमने ये देखा कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में वैल्यूज़ को इंसर्शन कैसे कराना है एंड वैल्यूज़ को प्रिंट कैसे कराना है। कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल कोडिंग विजार्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।